हेलो एवरीवन, ला स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में संविधान वाले भाग से पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। साथ ही सामान्य अध्ययन वाले भाग में भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए भी काफ़ी उपयोगी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके पास बने बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें जिससे कि सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि वायु, तरंग और आवृत्ति लोक संपत्ति है और इसका उपयोग लोक प्राधिकारी के द्वारा आवश्यक रूप से विनियमित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में हमें यहाँ ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा, दूसरा है सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम भारत क्रिकेट संघ, तीसरा है सिविल स्वतंत्रताओं का लोक संघ बनाम भारत संघ और ऑप्शन 4 है भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधार संघ। इसका सही आंसर है बी, अर्थात सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट संघ। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वह उपराष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र दे सकता है। दूसरा है कि वह अपनी पदावधि के समाप्त हो जाने पर भी जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता पद पर बना रहेगा। और तीसरा है कि वह 2 पदावधियों से अधिक पद धारण नहीं कर सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2, 3 तथा 2 और 3। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन कि वह उपराष्ट्रपति को लिख करके त्यागपत्र दे सकता है, ये सही है। तथा दूसरा है कि वह अपनी पदावधि के समाप्त हो जाने पर भी जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता पद पर बना रहेगा, दूसरा भी ठीक है। अर्थात सही आंसर है 1 और 2, अर्थात ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है कि वह 2 पदावधियों से अधिक पद धारण नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वह 2 या 2 से अधिक बार भी अपना पद ग्रहण कर सकता है। तो ये तीसरा आंसर हमारे यहाँ गलत है। तो सही आंसर हुआ हमारा यहाँ पर केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मृत्युदंड का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकता है। दूसरा है कि राज्यपाल मृत्युदंड का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण नहीं कर सकता। तीसरा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का विस्तार सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड और दंडादेश पर है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं या कौन सा कथन सही है, ये 3 यहाँ आपको दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन यहाँ सही हैं। इस प्रश्न के तीनों ही आंसर सही हैं, अर्थात 3 ऑप्शन कि राष्ट्रपति मृत्युदंड का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकता है, ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। तथा राज्यपाल मृत्युदंड का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण नहीं कर सकता। और तीसरा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का विस्तार सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड और दंडादेशों पर होता है। तो सही आंसर 1, 2, 3 अर्थात तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 286 में उपबंध किया गया है कि राज्य की कोई भी विधि माल के क्रय या विक्रय पर कोई भी कर अधिरोपित नहीं करेगी या अधिरोपित करना प्राधिकृत नहीं करेगी जहां के ऐसा क्रय या विक्रय राज्य के राज्य क्षेत्र के अंदर ही हो रहा हो, भारत के राज्य क्षेत्र के में माल के आयात या उसके बाहर निर्यात के दौरान होता है। पहला है कि राज्य के राज्य क्षेत्र के अंदर हो रहा हो तथा दूसरा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात और उसके निर्यात। आयात माने होता है आना, अर्थात माल का आना, और निर्यात होना है बाहर जाना। तो बाहर निर्यात के दौरान होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो हम एक बार यहाँ अनुच्छेद 286 को देखते हैं कि माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के संबंध में क्या निबंधन है कि राज्य की कोई भी विधि माल के क्रय या विक्रय पर जहाँ के ऐसा क्रय या विक्रय राज्य के बाहर हो या भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात या उसके बाहर निर्यात के दौरान होता हो, वहां कोई भी कर अधिरोपित नहीं करेगी या अधिरोपित करना प्राधिकृत नहीं करेगी। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा राज्य के राज्य क्षेत्र के अंदर ही हो रहा हो, ये ऑप्शन नहीं बनेगा यहाँ पर। दूसरा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात या उसके बाहर निर्यात के दौरान होता है। तो यहाँ केवल 2 सही है,
अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ आपको एक प्रश्न दिया हुआ है कथन और कारण के रूप में तथा उसके 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है तथा ए गलत है परंतु आर सही है। कथन ए है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य है कि वे नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं लें। कथन दिया हुआ है, इसका कारण यहाँ दिया हुआ है आपको कि लोक सेवा आयोग के कृत्य सलाहकारी हैं, सरकार पर उन्हें मानने की बाध्यता नहीं है। तो यहाँ इस कथन के साथ इस कारण को मैच करना है, क्या ये कारण इस कथन के साथ मैच कर रहा है या नहीं। तो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होता है कि वे नियुक्ति के लिए परीक्षा कराएं, लेकिन लोक सेवा आयोग के कृत्य सलाहकारी होते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन सरकार पर उन्हें मानने की बाध्यता नहीं है। ये कारण इस कथन को कहीं भी दर्शित नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, अर्थात ऑप्शन हुआ हमारा यहाँ पर बी। अर्थात इस कथन का जो कारण दिया हुआ है ये इसके संबंध में पूरी बात को स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, दोहरे परिसंकट से अभिप्रेत है। ऑप्शन 4 आपको दिए हुए हैं कि एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण करना तथा एक ही व्यक्ति विरुद्ध 2 अपराधों के लिए 2 अलग अलग समय पर विचारण करना तथा एक ही अपराध के लिए एक ही व्यक्ति के विरुद्ध 2 बार विचारण करना तथा एक ही व्यक्ति के विरुद्ध एक ही घटना में 2 अपराध करने के लिए विचारण करना। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर सी कि एक ही अपराध के लिए एक ही व्यक्ति के विरुद्ध 2 बार विचारण करना, और इसे संविधान के अनुच्छेद 20(2) में बताया गया है। तो दोहरा परिसंकट अर्थात ऑप्शन यहाँ पर सी कि एक ही अपराध के लिए एक ही व्यक्ति के विरुद्ध 2 बार विचारण करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के अधीन मूल अधिकारों के रूप में निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया है, अर्थात कौन से अधिकार को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया गया है संविधान में। पहला है संगम बनाने का अधिकार, इसको भी प्रत्यक्ष रूप से बताया गया है। विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार तथा शांतिपूर्वक और न्यायाधीन सम्मेलन करने का अधिकार। तो देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर रखा गया है, न कि कहीं भी डायरेक्ट रूप से इसको बताया गया। तो प्रेस की अर्थात ऑप्शन सी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार ये मूल अधिकारों के रूप में तो है, लेकिन इसका समावेश प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। मूल अधिकार के रूप में एकांतता का अधिकार अंतर्निहित है। स्वतंत्रता के अधिकार में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में, समता के अधिकार में तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो इसका सही आंसर है बी अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। भारत के संविधान की उद्देश्य का भारत के लोगों के संकल्प की यह घोषणा करती है कि उसके समस्त नागरिकों को। देखिए, यहाँ इस प्रश्न में केवल उद्देश्य का के संबंध में पूछा है कि नीचे दिए गए कथनों में से उद्देश्य का को कौन सा कथन स्पष्ट करता है या उद्देश्य का में आने वाले भाग को कौन सा कथन बताता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि देश में कहीं पर भी आवास की स्वतंत्रता होगी। बी है कि अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। सी है कि विश्वास, निष्ठा और पूजा की स्वतंत्रता होगी तथा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार होगा। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन ए, बी तथा डी हैं, ये तीनों ही मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, न कि भारत के संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत इनका कोई भी समावेश यहाँ पर है। तो ऑप्शन जो सी है कि विश्वास, निष्ठा और पूजा की स्वतंत्रता होगी, यहाँ ये जो बात है ये उद्देशिका में कही गई है। तो सही ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि भारतीय संविधान के अधीन राज्यों को संप्रभुता प्राप्त नहीं है, क्योंकि कठोर भाव में संविधान ने परिसंघीय व्यवस्था नहीं की है। पहला ऑप्शन है इंडी बेरूबारी यूनियन, दूसरा है पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम भारत संघ तथा तीसरा है मुंबई राज्य बनाम RMD चमरबागवाला, और डी है कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इस प्रश्न का सही आंसर है पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ए है कि उच्चतम न्यायालय स्वयं के विरुद्ध व्यवस्था दे सकता है। यह कथन सही है कि उच्चतम न्यायालय अपने खुद के द्वारा दिए गए निर्णयों को पलट सकता है या स्वयं के विरुद्ध भी व्यवस्था दे सकता है।
दूसरा है कि उच्च न्यायालय स्वयं के विरुद्ध व्यवस्था दे सकता है, यह भी सही है कि उच्च न्यायालय स्वयं के विरुद्ध व्यवस्था दे सकता है। सी है कि उच्चतम न्यायालय की इतरोक्ति अर्थात जो निर्णय है वो निचले न्यायालयों पर भी बाध्यकारी होते हैं, ये भी ठीक है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय निचले न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। और डी है कि उच्च न्यायालय के निर्णय राज्य के निचले न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं होते। तो यहाँ जो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो यहाँ जो ऑप्शन डी है कि उच्च न्यायालय के निर्णय राज्य के निचले न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं होते, ये गलत है। बाकी जो ऊपर के तीनों जो दिए हुए हैं ये सही हैं, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हुआ डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में संघीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के द्वारा भारत के राष्ट्रपति आबद्ध नहीं है? पहला है राज्यपाल को हटाने के प्रश्न का विनिश्चय करने में। दूसरा है कि इस प्रश्न का विनिश्चय करने में कि क्या लोकसभा का कोई भी सदस्य के रूप में अनर्हित हो गया है। तीसरा है कि क्षमा की शक्ति का प्रयोग करने में अर्थात क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करने में। तथा डी है कि राज्य की सुरक्षा के आधार पर बगैर किसी जांच और सुनवाई के किसी भी सिविल सेवक को बर्खास्त करने में। ऑप्शन बी जो हमें दिया हुआ है कि इस प्रश्न का विनिश्चय करने में कि क्या लोकसभा का कोई भी सदस्य के रूप में अनर्हित हो गया है या डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो इसके संबंध में केवल राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के द्वारा आबद्ध नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए राज्यपाल को हटाने के प्रश्न का विनिश्चय, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग तथा राज्य की सुरक्षा के आधार पर बगैर किसी जांच और सुनवाई के किसी भी सिविल सेवक को बर्खास्त करने के मामले में राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता रहती है। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का विस्तार नहीं होता किसी भी ऐसे विवाद में जो पहला है कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच हो, दूसरा है दो या अधिक राज्यों के बीच हो, तीसरा है एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक या अन्य राज्यों के बीच हो, और डी है कि राज्य और राज्य निगम के बीच हो। तो सही आंसर है यहाँ पर आरंभिक अधिकार का विस्तार राज्य और राज्य निगम के बीच के मामले में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? उत्प्रेषण रिट जारी नहीं की जा सकती ऐसे आदेश को अवखंडित करने में जिसमें कि अधिकारिता का पालन नहीं किया गया हो, अपर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित आदेश को अवखंडित करने में, न्यायिक कल्प के द्वारा पारित ऐसे आदेश को अवखंडित करने में जिसमें कि आदेश का कारण स्पष्ट न किया गया हो, और डी है कि ऐसे आदेश को अवखंडित करने में जिसमें कि विहित प्रक्रिया का पालन न किया गया हो। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर ए कि उत्प्रेषण रिट जारी नहीं किया जा सकता किसी भी ऐसे आदेश को अवखंडित करने में जिसमें कि अधिकारिता का पालन नहीं किया गया हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि सेवा अधिकरणों के द्वारा दिए गए विनिश्चयों के संबंध में उच्च न्यायालय की पुनर्वालोकन की शक्ति को संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी वंचित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। मुंबई उच्च न्यायालय बनाम शिरीष कुमार, संपत कुमार बनाम भारत संघ, एल चंद्र बनाम भारत संघ तथा सर्व भारत न्यायाधीश संगम बनाम भारत संघ। इस प्रश्न का सही आंसर है सी, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? पहला है सिविल सेवाओं में भर्ती के संबंध में परामर्श, दूसरा है कि एक सेवा से अन्य में पदोन्नति और स्थानांतरण के संबंध में परामर्श, तीसरा है पिछड़े वर्ग के नागरिकों की नियुक्ति या पदों पर आरक्षण के संबंध में परामर्श, तथा डी है सिविल सेवकों के बारे में अनुशासनात्मक विषयों के संबंध में परामर्श। तो सही आंसर है हमारे यहाँ पर सी कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों की नियुक्ति या पदों पर आरक्षण के संबंध में परामर्श का मामला ये लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल अधिकारों के विषय में पूछा गया है कि मूल अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं। पहला है कि प्राकृतिक अधिकार हैं अर्थात नैसर्गिक अधिकार हैं, दूसरा है कानूनी अधिकार है, तीसरा है संविदाजन्य अधिकार हैं और चौथा है संवैधानिक अधिकार हैं। तो सही आंसर है डी कि मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं अर्थात संविधान के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संविदात्मक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है या विधिक अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा
1978 में मूल अधिकारों से हटा दिया गया था और इसे एक विधिक अधिकार का दर्जा 300 के क में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है तथा संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था ग्रेनवील ऑस्टिन ने, अर्थात सही आंसर है ए। यहाँ हमें अन्य ऑप्शन जो 3 दिए हुए हैं वो हैं एबी डायसी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तथा केसीवीएन ने। तो सही आंसर इसका ग्रेनवील ऑस्टिन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरने का अधिकार जीवन जीने के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। यह अब निर्धारित किया गया था। तो यह अब निर्धारित किया गया था श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में, अर्थात सही आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे? तो संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध संविधान में कहाँ किया गया है? ए है प्रस्तावना में, बी है मूल अधिकारों में, सी है मूल कर्तव्यों में तथा डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्धारण किया जाना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह सिद्धांत के संविधान की आधारिक संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका प्रतिपादन जिस मामले में किया गया था वह मामला कौन सा है? पहला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, दूसरा है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, तीसरा है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य तथा चौथा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो सही आंसर है इसका ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपात की उद्घोषणा में स्वतः ही निलंबित हो जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना हो तब आरोप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाएगा? पहला है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, दूसरा है संसद के दोनों सदन लगाएंगे, तीसरा है संसद के किसी भी एक सदन के द्वारा लगाया जाएगा तथा चौथा ऑप्शन है केवल लोकसभा के द्वारा। तो इसका सही आंसर है संसद के किसी भी सदन के एक सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा, उसके बाद उसे दूसरा सदन फॉलो करेगा। इसके लिए राष्ट्रपति को महाभियोग चलाए जाने के संबंध में सूचना 14 दिन पहले देनी अनिवार्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की राय से, दूसरा है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की राय पर, तीसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर तथा डी है कि राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों जिन्हें कि वह आवश्यक समझता है तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय पर। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति किस मामले में प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के मामले में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाए जाने के संबंध में तथा धन विधेयक को पारित करने के मामले में तथा संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के संबंध में। तो इसका सही आंसर है सी कि धन विधेयक पारित करने के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान या समतुल्य शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि धन विधेयक केवल जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तो वह केंद्र में मंत्री निम्न अवधि से अधिक के लिए नियुक्त नहीं हो सकता है? 18 महीने, 6 महीने, 9 महीने तथा 12 महीने। तो इसका सही आंसर है 6 महीने, अर्थात 6 महीने से अधिक के लिए उसको मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होगी, दूसरा है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी तथा संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होगी तथा डी है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो सही आंसर है डी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मूलाधिकार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं? पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है जीवन एवं दैहिक या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी है भारत में सर्वत्र आबद्ध संचरण का अधिकार तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका बी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी लोक पद धारण करने की वैधता की परीक्षा करता है?
परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा निषेध। तो सही आंसर है इसका बी, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा एक राज्य के केंद्रीय न्यायाधिकरण के निर्णय का उच्च न्यायालय में पुनर्वालोकन होता है? तो सही आंसर है इसका सी, उत्प्रेषण। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने कुछ संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इससे आगे के वीडियो में हम और नए प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। सो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।